तो आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। जिस पूरे वीडियो के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंप्लीट कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस, रिट्स और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, सबका डिस्कशन करेंगे। विद आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सबका पूरा डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, पीसीएसजे, रेलवे, जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा सिविक्स से, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक से, यहीं से आएगा। और इसका एक और वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर्स और उनके फंक्शंस, सब कुछ, कंपोजिशन, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। उसका आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन के साथ रिट्स एंड कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर किसी को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तो कैसे बन सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 5 years ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। 5 साल कम से कम आपको हाई कोर्ट का जज या ऐसे ही किसी 2 अदर कोर्ट्स का, यानी कि 5 साल या तो हाई कोर्ट में रहे या 5-5 साल किसी अदर कोर्ट्स में। अदर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई भी हो सकता है। 5-5 साल सब, 2 या तो अकेले हाई कोर्ट में 5 साल रहें या तो किन्हीं 2 सक्सेशन कोर्ट्स में 5-5 साल रहें, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड, एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर का, नहीं तो किन्हीं 2 लोअर कोर्ट्स का, 2 लोअर कोर्ट्स का 10-10 साल का, यानी कि 20 साल का आपको एडवोकेट का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसके अलावा ही मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप इसके इन सब के बाद भी जरूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज आपको नियुक्ति मिल जाएगी या जज आप बन जाएंगे। आपको प्रेसिडेंट की नज़र में आप एक अच्छे जज हों जिसके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप ना लगा हो, करप्शन से रिलेटेड कोई भी आरोप ना हो, पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो, उसने हमेशा कानून को सबसे ऊंचा रखा हो। और उसके बाद प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके ही कोई निर्णय ले लेता है और इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो क्या क्या 3 पॉइंट्स थे कि आपको 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहना है या किन्हीं 2 कोर्ट्स का अलग अलग 5 साल तक जज रहना है। एडवोकेट हाई कोर्ट का 10 साल तक या किन्हीं 2 अदर कोर्ट्स का 10-10 साल तक अलग से। और इसके बाद प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप एक अच्छे जज हों जिसके ऊपर कोई भी आरोप न लगा हो, कोई भी आप जो भी आपने निर्णय लिए हैं वो एक मिसाल हो, अच्छी निर्णय हो, किसी तरह से करप्शन का आरोप ना लगा हो, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट का जज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। अब देखिए, जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री। इट इज ऑल्सो द एपेक्स court in the Indian legal system. The court has sanctioned strength of 31 judges. 31 जज, इसमें एक क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, यानी कि जो चीफ जस्टिस 1 + 30 अदर्स, टोटल 31 हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस। पर हाउएवर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इट कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आपको एक्सपेंड किया जा सकता है 34 जजेस तक, लेकिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, जिसमें एक होता है आपका CJI। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेंथ को 34 तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा कंपोजिशन कितना होता है, 31, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी इंक्लूड रहता है। और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को एक्सपेंड कर सकते हैं 34 जजेस तक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो भैया सुप्रीम कोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्ट टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, दिस मीन्स दैट द स्टेचर गवर्नमेंट एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सपोज किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई नियम बनाया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए आप दायर कर सकते हैं याचिका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको जुडिशियल रिव्यू दे करके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे बंद करो। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये बेसिकली 1803 में एक केस हुआ था, मैबरी वर्सेस मेडिसन केस। इसी के बाद इसको जुडिशियल रिव्यू को एस्टेबल किया गया था। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कई चीज़ें दूसरे देशों से लिया गया है, तो ये भी एक जुडिशियल रिव्यू का टर्म भी दूसरे देश से लिया गया है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंडिया का इंडिया में रूल था। अनदर इंपॉर्टेंट पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो रिट जारी कर सकता है। रिट मीन्स जैसे कि हैबियस करप्स, यानी कि अगर कोई विचाराधीन कैदी जेल में बंद है, बेसिकली अगर कोई कैदी है और उसे अपनी शक्तियों का पता है ना कि उसे 14 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करना ही पड़ता है, अगर कोई पुलिस या कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है
तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक रिट जारी करता है कि यह विचाराधीन कैदी है और इसे छोड़ा जाए, ये इलीगल तरीके से कैप्चर किया गया है। तो ये पूरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये रिट। तो जो ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट जारी करने का, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवाते हैं ना, तो आपको तुरंत, जैसे कई कई विचाराधीन कैदी इंडिया में 1/4 यानी कि 25% कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया गया, वो ऑलरेडी 2 से 5 साल तक की जेल ही में उनको रखा गया है। तो ऐसे कैदियों के लिए रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हैबियस कॉर्पस रिट नाम से रिट होता है। अब इसका पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्स पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन द कस्टडी टू बी ब्रॉग्ड बिफोर ए जज। बिना जज के सामने लाए किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते आप, कि पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी लेकर के कुछ भी रख दो। जब तक आप कोर्ट में पेश करेंगे, जज उसको कस्टडी नहीं दे देता, तब तक आप उसे किसी भी तरीके के कस्टडी में, कुछ फिक्स्ड पीरियड होता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। दिस पावर इंश्योर दैट पीपल्स आर नॉट इलीगली डिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली अगर ये पावर नहीं रहती सुप्रीम कोर्ट के पास, तो कोर्ट से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गवर्नमेंट किसी को भी उठाती और जेल में बंद कर देती और रखी रहती जब तक उसका मन करे। तो इस पावर का उल्लंघन ना हो, इस चीज़ का उल्लंघन ना हो जाए गवर्नमेंट की पावर शक्तियों का, इसीलिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखे रहता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा गवर्नमेंट कहीं अपने विरोधियों को या किन्हीं को जेल में बंद करके सड़ाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के लिए पास है, इसीलिए वह हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। अगला है, अब देखिए ज्यूरिसडिक्शन हमको पढ़ना है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एप्लीकेट ज्यूरिसडिक्शन, और एक और पढ़ेंगे, अभी देखते हैं पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे जितने मैक्सिमम ज्यूरिसडिक्शन हो सकते हैं। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एज पर आर्टिकल 131 the original jurisdiction of the apex court is provides that the courts will competent to exercise original jurisdiction। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसे मामले होते हैं जो दो स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हो गया हो, यूनियन गवर्नमेंट और यानी कि केंद्र सरकार और किसी स्टेट के बीच में हो गया हो, क्या किन्हीं दो यूनियन टेरिटरीज के बीच हो गया हो। तो इन सब मामलों में हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, कोर्ट ये इन सब मामलों में वो नहीं इंटरफेयर करेंगे। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इंटरफेयर करेगा। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए ऐसे ओरिजिनल केसेस के बारे में। तो इन सब का डिटेल आपको आर्टिकल 131 में बता दिया गया है कि क्या है, कि इसमें क्या पावर दिया गया है कोर्ट को, कि कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है मामले में। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ऐसे मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही करता है जहां पर यूनियन वर्सेस स्टेट हो, या स्टेट वर्सेस स्टेट हो, या यूनियन टेरिटरी वर्सेस यूनियन टेरिटरी हो, क्योंकि एक नेशनल लेवल का इशू होता है ये। तो इन सब मामलों से रिलेटेड जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, एज पर आर्टिकल 131। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स, इन सच डिस्प्यूट्स वेयर द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स constitutes one party and one or more states constitutes the other party in disputes between two or more states। एक पार्टी बेसिकली कोर्ट में जाएंगे तो दो पार्टियां होंगी, बेसिकली एक अपोजिट पार्टी होगी और एक जो उसके पक्ष में लड़ रहा होगा दो लोग होंगे। तो एक स्टेट हो सकता है, एक पार्टी, एक यूनियन हो सकता है, या एक अदर स्टेट हो सकता है, एक अदर स्टेट भी हो सकता है। तो इन सब मामलों का जो भी ज्यूरिसडिक्शन, जो भी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि इन सब मामलों की तुरंत सुनवाई वही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी पावर को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। अगला है एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन। एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? तो एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स दैट द कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। इसी एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके ही सुप्रीम कोर्ट में आप किसी मामले को लेकर के पहुंच सकते हैं, और अगर उस मामले में आपके अगेंस्ट गलत फैसला दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले की पूरी सुनवाई करेगा, और उसके बाद उस लोअर कोर्ट्स के फैसले का पूरा चेंज भी कर सकता है। लोअर कोर्ट्स में हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जितने भी हैं सब आ जाएंगे। तो द एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय द सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट कंसर्न्ड अंडर आर्टिकल 131 और 133(1), 134। यानी कि ये कब आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मिलेगा? जब आपको हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भैया ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लायक है, तभी आप एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर of a high court in both civil and criminal cases involving substantial question of law।
इन सारे केसेस में जब तक आपको हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेगा तब तक आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर हाई कोर्ट आपको जुरिस्डिक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है, परमिशन दे देता है, तो आप इन सारे मामलों को लेकर के एससी जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों को सुनेगा। अगर उसे लगता है कि लोअर कोर्ट्स का फैसला गलत है तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, उस फैसले को चेंज कर देगा। अगर उसे लगता है लोअर कोर्ट का फैसला सही है तो उसी फैसले को वो परमिशन दे देगा कि यही फैसला सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब देखिए एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जैसे कि नाम में ही सजेस्ट है एडवाइस, तो एडवाइस में एडवाइस ही दे रहा होगा किसी को। तो एज पर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट विद द एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इवन द प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस ओवर एनी इशू ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल होता है, सुप्रीम कोर्ट में पैनल बेसिकली बनाया जाएगा, वो कोई एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, या प्रेसिडेंट अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट भी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इस एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन की वजह से, जो कि आर्टिकल 143 में क्लियरली मेंशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, एडवाइस देता है दूसरे हाई मतलब अपने से ऊपर अथॉरिटीज़ को, यानी कि गवर्नमेंट को देगा एडवाइस, या प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो उन्हें एडवाइस दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ए कोर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड इज अ ट्रायल कोर्ट और एप्लीएट कोर्ट इन विच ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज कैप्चर्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ अपील। जैसे आप अगर कोर्ट में अगर कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाती है और एक कॉपी कोर्ट अपने पास स्वयं रखता है। कोर्ट क्या करता है, अपने पास स्वयं रखता है, खुद रखता है। तो इस जो कॉपी को सिक्योर रखा जाता है, इसी कॉपी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है कि मतलब फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अगेन हो जाता है तो आप उस कॉपी को निकलवा करके कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखो भैया कोर्ट तुमने फैसला दिया है, अब तुम हमारे मामले में इंटरफेयर करो। सपोज दो लोग हैं, दो लोगों में प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो चुका है, प्रॉपर्टी कोर्ट में गया है मामला, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है आपके तरफ। 15 साल बाद, 20 साल बाद वो उठता है, दोबारा क्लेम कर देता है आपके घर में आकर के, या कुछ भी किसी भी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर देता है और कहता नहीं हमारी संपत्ति हमारी संपत्ति। तो आप उस समय क्या करेंगे, कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करेंगे और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को विड्रॉ करवाएंगे और अगेन आप कोर्ट में कह सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास आपने ही जजमेंट दिया है कोर्ट महोदय, और ये इन्होंने ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में आप मानसिक प्रताड़ना का केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुका है। और इस केस में कभी कभी चेंजेस कब होते हैं, सपोज आपने लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला ले लिया, हो सकता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार चल गया हो और उस समय उसके पास पावर ना रही हो, दूसरे पक्ष के पास आप पावरफुल रहे हो, तो दूसरा पक्ष आप फिर जा करके अपील करता है तो आपका वो डॉक्यूमेंट फिर वहाँ वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट में अपील करेगा ना तो हाई कोर्ट पूरा रिव्यू करेगा। वो डॉक्यूमेंट पेश वहाँ होगा वहाँ भी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर जब ही वैलिड होगा जब हाई कोर्ट भी कहेगा हाँ भैया ये सिद्ध होता है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी दूसरे पक्ष को संतुष्टि नहीं है तो वो एप्लीएट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी वही पुराने डॉक्यूमेंट को देखेगा सिर्फ। और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं लोअर कोर्ट्स में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस जजमेंट को चेंज करेगा और एक नया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, एक नया फाइल बनेगा। उसके बाद अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिया जाएगा कि इसको फॉलो करवाओ और इन्हें इनका जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उनको दिलाओ, इनको सही से न्याय दिलाओ। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल जजमेंट आएगा, उसे ही कॉपीबद्ध के तरीके से लिखा जाएगा। एक कॉपी आपको दी जाएगी, एक कॉपी अपोजिट पक्ष को दी जाएगी और एक कॉपी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत कोर्ट में रखा जाएगा। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ गया वो नहीं चेंज हो सकता। अब अगर बाद में फ्यूचर में अगर कुछ होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना के खिलाफ आप केस कर सकते हैं अपने दूसरे पक्ष में, अगर आपको वो फालतू में परेशान कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया हुआ है, उस केस में वो व्यक्ति को जेल भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश किया, टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन, कंपोजिशन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिट, सारी चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से इजी वे में समझाने की कोशिश किया विद केसेस के थ्रू। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना रहे तो भी कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई हम देते हैं।
अभी कुछ पिछले वीडियो में किसी ने कुछ एक चीज़ पूछा था कि किसी जॉब से रिलेटेड, उनको मैंने जा कर के डेटा प्रोवाइड करवाया था। पीडीएफ जिसको भी चाहिए होता है, कई लोगों को भैया लिंक भी नहीं दिखता है डिस्क्रिप्शन में, वो कमेंट में जा कर के कहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ नहीं मिलता। और फिर जब उनको हम टाइप करके बताते हैं कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना कमेंट को डिलीट कर देते हैं। अरे तो जो सत्य है उसको तो मानो, कम से कम जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करना है जिसको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है। अगर किसी कारणवश लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो जा करके टेलीग्राम पे डालो सिग्नेचर एजुकेशन वाला, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं सारी जो भी इन्फॉर्मेशन था आपके पास अच्छी तरीके से कन्वे किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिसका बोर्ड एग्जाम है भैया, इसी जो हमने 2 वीडियो बना दिया है, एक हाई कोर्ट और उससे लोअर कोर्ट्स का बचा हुआ है, ये 2 वीडियो और एक वीडियो और रहेगा मात्र हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का, वो भी इतने ही मिनट का रहेगा अराउंड, वो भी देख लीजिएगा। पूरा सिविक्स खत्म है, इसके बाहर सिविक्स का कोई सवाल नहीं आएगा। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।